नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह के एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम भारतीय भूगोल में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आज हमारा अगला लेक्चर प्रायद्वीपीय भारत के पठार से संबंधित है। इसमें जो भी पठार, पर्वत, जो भी पेड़, घाट, जो भी कुछ हैं उनका हम विधिवत अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम मैप के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से पहले चीज़ों को आप सभी को थोड़ा सा समझा दें जो कल हुआ था, फिर उसके आगे हम आगे चलते हैं। ये आपकी अरावली पहाड़ी का विस्तार भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में है, और ये गुजरात से लेकर ये आपकी दिल्ली को इंडिकेट किया, आपकी राजधानी को दिल्ली तक विस्तृत है। उसके दक्षिण में मालवा का पठार, उसके दक्षिण में आपका विंध्याचल पहाड़ी, जो कि मैंने बताया था आपको, विंध्याचल पहाड़ी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर की ओर है, लेकिन विंध्याचल पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूर्व की ओर है। उसके नीचे नर्मदा नदी, उसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ी, उसके दक्षिण में तापी नदी। तापी नदी के दक्षिण में आपका ये पूरा जो एरिया होगा, यह आपका सब पूरा आयोग खाली है, यह दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आएगा। उसके बाद ये आपका ये पश्चिम दिशा है, पश्चिमी घाट है। ये आपकी पूर्व दिशा है, पूर्वी घाट है। ये आपके पूर्व में छोटा नागपुर पठार, उसके उत्तर में राजमहल पहाड़ी, और उस इधर जाएंगे थोड़ा और पूर्व में, पूर्वोत्तर भाग में, तो आपकी एक पहाड़ी को मैंने इंडिकेट किया है, वह शिलांग का पठार। शिलांग का पठार में तीन पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो गारो, खासी और जयंतिया। आप देख रहे हैं कि पश्चिमी घाट का विस्तार लगातार है, लेकिन पूर्वी घाट का विस्तार टूटा फूटा है। टूटा फूटा होने का कारण यानी रीजन ये है कि जो भी नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही हैं, और पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा रही हैं, जिसकी वजह से इन नदियों की वजह से पूर्वी घाट का मतलब खंडन हो गया है, कई सारे टुकड़ों में विभाजित हो गया है। इसलिए पूर्वी घाट आपको लगातार नज़र नहीं आएगा, टूटा फूटा नज़र आएगा, लेकिन पश्चिमी घाट में नदियाँ जो भी प्रवाहित हो रही हैं वो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिर रही हैं। पश्चिमी घाट कोई भी नदी आपको मध्य से या पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर नहीं आएगी, इन दो नदियों को छोड़कर। तो तापी नदी के महाने से लेकर दक्षिण के कारामम पहाड़ी तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है, और इधर आपका पूर्वी घाट का निर्माण है। चलिए, सबसे पहली हमारी हेडिंग होगी अरावली की पहाड़ी, अरावली श्रेणी, अरावली पहाड़ी। तो हम पहले पढ़ते हैं अरावली पहाड़ी या श्रेणी। जैसा कि अरावली पहाड़ी का विस्तार भारत के पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर है। यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार के या दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली पहाड़ी दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, यानी अरावली पहाड़ी जो है वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी है। इसका विकास जो है आपका 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व, 750 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसका विकास या इसकी उत्पत्ति या इसका उद्भव 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली पहाड़ी गुजरात के
अरावली पहाड़ी, ये अरावली पर्वत, अरावली पर्वत गुजरात के दक्षिण पश्चिम, गुजरात के दक्षिण पश्चिम से, गुजरात के दक्षिण पश्चिम पालमपुर से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ दिल्ली तक इसका विस्तार है। दिल्ली में मजनू टीला से उत्तर पूर्व की तरफ दिल्ली के मजनू टीला तक इसका विस्तार है। इसकी लगभग लंबाई 800 किलोमीटर तक है, अर्थात गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसकी लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर तक है। अरावली पर्वत की अधिकतम लंबाई है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार है। अगर हम इसका कितने राज्यों में विस्तार हम देखें, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक, अर्थात इसका 3 राज्यों में विस्तार है। इन 3 राज्यों में इसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। सर्वाधिक विस्तार इसका राजस्थान में है। राजस्थान में ही इस पे स्थित एक पर्वत है, या अरावली की सबसे ऊंची चोटी पहाड़ी जो है वो माउंट आबू है। माउंट आबू, माउंट आबू जो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई जो है वो है 1722 मीटर। इसकी कुल ऊंचाई 1722 मीटर है। इस माउंट आबू पर ही जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा मंदिर इसी माउंट आबू पर स्थित है, जो कि जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध मंदिर भी है। जैसा कि अरावली दुनिया के सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत भी है, जो कि कभी बहुत विशालकाय हुआ करता था। जैसे वर्तमान में आप हिमालय की कहानियाँ पढ़ रहे हैं, आप दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका में रॉकी और एंडेज के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही यह भी एक विशालकाय पर्वत हुआ करता था। वर्तमान में यह एक विशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जैसे कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, तो उसमें अरावली आएगी। लेकिन उसके बाद अगर पूछ लिया जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक है एप्लेशियन पर्वत श्रेणी। एप्लेशियन पर्वत श्रेणी दूसरे नंबर की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। वो भी अब अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण बन चुकी है। इसके पश्चिम में 2 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, एक माही, दूसरी लूनी। माही और लूनी। लूनी नदी आपकी पश्चिम प्रवाहित होते हुए राजस्थान से होते हुए, गुजरात के से होते हुए आपके खंबात खाड़ी में आके अपना जल गिरा देती है। लेकिन लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसको किसी सागर, महासागर का तट नहीं मिलता है, अर्थात वो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। जो नदियाँ ऐसे लुप्त हो जाती हैं इनको अल्पकालिक नदी कहलाती हैं, अर्थात ऐसी नदी तो ज़मीन में ही लुप्त हो जाती हैं। रफ करता हूँ मैं ज़रा। ऐसी नदियाँ जो ज़मीन में लुप्त हो जाती हैं उन्हें अल्पकालिक नदी कहते हैं। ऐसी नदियाँ जो ज़मीन में लुप्त हो जाती हैं उन्हें अल्पकालिक नदी या इम्फिमेरल
रिवर बोलते हैं, यानी कि अल्पकालिक नदी। ये रही आपकी अरावली पहाड़ी या अरावली श्रेणी से संबंधित मुख्य तत्व। अगले नंबर पे हमारा है मालवा। मालवा का पठार। मालवा का पठार, इसकी स्थिति जो है वो अरावली पहाड़ी के दक्षिण में तथा विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है। मालवा पठार अरावली के दक्षिण में। इस हेडिंग हमारी है मालवा का पठार। मालवा का पठार, इसकी जो स्थिति की बात करें तो मालवा का पठार अरावली के दक्षिण में तथा विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है। मालवा पठार का ढाल उत्तर की ओर है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। मालवा पठार का ढाल उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है। अगला, मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, अर्थात ज्वालामुखी से हुआ, अर्थात बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, अर्थात बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसी कारण से यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। मालवा के पठार से लमसम 20 से 25 नदियाँ निकलती हैं। 20 से 25 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, जिनमें से मुख्य रूप से हैं चंबल, बेतवा, काली, सिंधी इत्यादि etc। इनका ढाल गंगा नदी की ओर है या गंगा घाटी की ओर है, क्योंकि आपको बताया गया मालवा का पठार का ढाल उत्तर की ओर है। चंबल और उसकी सहायक नदियाँ, चंबल और उसकी सहायक नदियों ने मालवा के पठार को काफ़ी अपरदित कर दिया है, जिससे वहाँ पर बेहड़ खंड में परिवर्तित कर दिया। ऐसे अपरदन को अर्थात मालवा के पठार को काफ़ी अपरदित कर दिया है, उसे एक बेहड़ खंड में परिवर्तित कर दिया है। ऐसे अपरदन को हम अवनालिका अपरदन या नाली खड्ड अपरदन कहते हैं। अर्थात जैसे सपोज दैट, समझिएगा, जैसे कि ये नदी प्रवाहित हो रही है, जिस भी क्षेत्र में एक धारा इधर निकल गई उसकी एक ऐसे, या
उसकी सहायक नदियाँ आकर उसे मिल रही हैं, सह सहायक नदियाँ आकर मिल रही हैं, जिससे एक विशिष्ट प्रकार का, जिससे मिट्टी का पर्दानी कटाव हो गया। तो अब कटाव होने से इस क्षेत्र में अब नाली नुमा आकृतियाँ बन गई हैं। जैसे आपने सुना होगा पिक्चरों में या कहानियों में कि चंबल के डाकू का अर्थात मतलब यही था कि जैसे सपोज दैट ये मेन रास्ता है, अब ये नदी या इसकी सहायक नदियाँ सूख गई, तो अब सूख गए हैं तो लेकिन ये नालियाँ ये खड्ड तो बने ही रहेंगे, जिसकी वजह से सपोज दैट ये मेन रास्ता है, यहाँ से चौराहे और जाके इधर से जाके इधर जाके यहाँ छिप गए। पुलिस उतना ज़्यादा प्रशासन मेरा सख्त था नहीं उस समय, जिसकी वजह से उन्हें पकड़ने में असमर्थ रहते थे। पहले अपनी जान बचाएंगे तब हम आगे काम करते हैं, इसलिए वो यहाँ तक आते थे, यहाँ से फिर वापस चले जाते थे, क्योंकि उन्हें इसके आगे का रास्ता, इसके आगे मार्ग नहीं मालूम, कहाँ से कौन सा रास्ता कट रहा है, कहाँ पर रुक रहे हैं, कहाँ से वो अटैक कर सकते हैं। इसलिए चंबल के डाकू काफ़ी फेमस हो गए, काफ़ी प्रसिद्ध हो गए देश में, और क्या चंबल के डाकुओं का काफ़ी वर्चस्व था, जिसकी वजह से जब समय ढलते गया और प्रशासन सख्त होता गया, तो उसके बाद जाके अब कहीं चंबल के डाकू का नाम सुनाई नहीं देता है। तो ये रहा समझाने का एक तरीका, आपको उससे रिलेटेड जो कहानी थी उन्हें बता दी। अगला है हमारा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अगली हेडिंग हमारी है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है, मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका मुख्य रूप से विस्तार है। इसमें दो प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, इससे दो प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। पहली दामोदर, दूसरी स्वर्णरेखा। दामोदर और स्वर्णरेखा। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहते थे, अब उस पर कई सारे बांध बन चुके हैं, जिसकी वजह से अब वहाँ पर कोई बाढ़ आती नहीं है, कोई आपातकालीन घटना घटती नहीं है, इसलिए अब इसे नहीं कहते, लेकिन पहले पश्चिम बंगाल के साथ शोक कहते थे। पश्चिम बंगाल के साथ शोक कहते थे। दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। भ्रंश यानी अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। भ्रंश क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं। यदि नहीं समझ में आया तो आप मेरे पिछले लेक्चर देखिए। अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली से मिलती है। हुगली से मिलकर यानी अर्थात ये अपना जल हुगली में गिराती है और हुगली के माध्यम से इसका जल बंगाल खाड़ी में जाके गिरता है। हुगली नदी मिल जाती है और दामोदर नदी छोटे नागपुर पठार को दो भागों में बांट देती है। छोटे नागपुर पठार को दो भागों में बांट देती है। पहला सपोज दैट जैसे ये छोटा नागपुर का पठार है, अब ये नदी इसको दो भागों में बांट रही है, तो एक उत्तरी पठार हो गया, एक दक्षिणी पठार। तो छोटे नागपुर पठार के उत्तरी को उत्तर में हजारीबाग का पठार तथा दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार। रांची का पठार इसे कहते हैं। अर्थात छोटे नागपुर पठार को दामोदर नदी उसके बीचों बीच से प्रवाहित होती है, जिससे इस पठार को दो भागों में डिवाइड कर देती है। तो दामोदर नदी के उत्तर वाले भाग को हजारीबाग का पठार छोटे नागपुर पठार कहते हैं, और छोटे नागपुर पठार के दामोदर नदी के दक्षिणी भाग को हम रांची का पठार कहते हैं। रांची का पठार जो है, ये रांची का पठार एक संप्राय मैदान का उदाहरण है। यानी रांची का पठार
एक संप्राय मैदान का उदाहरण है। संप्राय मैदान का उदाहरण है। और संप्राय मैदान का अर्थात क्या होता है, मतलब संप्राय मैदान अर्थात पठार के एक ऐसा मैदान या एक ऐसा भाग जिसमें चट्टानी टीले नहीं पाए जाते हैं। संप्राय मैदान यानी पठार का एक ऐसा भाग या एक ऐसा मैदान जिसमें चट्टानी टीले नहीं पाए जाते हैं, उसे हम संप्राय मैदान कहते हैं। अर्थात इसकी जो आकृति होती है वो मेज नुमा होती है। जैसे सपोज दैट ये आपका धरातल है, धरातल से उठे हुए, ये आपका पठार है या पर्वत है, पठार है। इस पठार पे कोई भी ऐसी आकृतियाँ नहीं पाई जाती हैं, ऐसे ये टीले नुमा, चट्टान नुमा ये आकृतियाँ नहीं पाई जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसे समतल सपाट मैदान होता है ऊपर, यानी मेज नुमा आकृति को ही हम संप्रदाय मैदान का उदाहरण कह देते हैं, संप्राय मैदान बोल देते हैं। और भारत में 3 नदियाँ अपनी भ्रंश घाटों में प्रवाहित होती हैं। पहली दामोदर नदी, दूसरी नर्मदा नदी और तीसरी जो है वो आपकी तापी नदी, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम आपको बता भी चुके हैं। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर रांची स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर रांची स्थित है। ये नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यानी कि झारखंड की राजधानी रांची किस नदी के तट पर स्थित है? क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से शहर, इस राज्य का शहर या ये राज्य किस नदी के तट पर है। जो भी प्रमुख स्थल होते हैं अक्सर ज़्यादातर राजधानियों के बारे में पूछा जाता है, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि झारखंड की राजधानी रांची जो है आपके स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार भारत के दृष्टि से काफ़ी समृद्ध पठार है। क्यों? क्योंकि इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। रूर प्रदेश क्या होता है, ज़रा मैं इसको रफ कर दूँ। रूर एक्चुअली में यूरोप में एक नदी है जो खनिज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो उस क्षेत्र को हम रूर क्षेत्र कहते हैं। तो वैसे ही कुछ खूबियाँ, कुछ क्वालिटी हमारे छोटे नागपुर पठार में पाई जाती हैं, तो इसीलिए हम छोटे नागपुर पठार को भी रूर का प्रदेश कहते हैं। छोटे नागपुर पठार जो है भारत की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध पठार है और इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। ठीक, छोटा नागपुर के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। यानी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ हैं। राजमहल पहाड़ी की अवस्थिति मुख्य रूप से झारखंड राज्य में। इसकी मुख्य रूप से अवस्थिति झारखंड राज्य में है। ये आपका राजमहल है, राजमहल पहाड़ियाँ। ये है आपका छोटा नागपुर पठार। ये रहा आपका छोटा नागपुर पठार। अगला है शिलांग का पठार। अगला है शिलांग पठार। हेडिंग शिलांग का पठार। चलिए, शिलांग पठार कोई स्वतंत्र पठार हिस्सा न होकर प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। मैंने आपको बताया था कि नदियों को जैसे ये क्षेत्र गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जब यहाँ से प्रवाहित होती है, उसकी वजह से ये क्षेत्र कट गया है। इस क्षेत्र को राजमहल, गारो गैप या मालदा गैप के नाम से जानते हैं। तो ये जो शिलांग पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, शिलांग पठार कोई स्वतंत्र पठार का हिस्सा न होकर एक प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। यद्यपि इसकी अवस्थिति हिमालय पर्वत के नज़दीक है,
लेकिन राजमहल पहाड़ी का हिस्सा है, अर्थात ये राजमहल पहाड़ी है, इसी का, और राजमहल पहाड़ी प्रारंभिक पठार का हिस्सा है और इसी का ये हिस्सा है, राजमहल पहाड़ी का हिस्सा है। लेकिन बीच के भाग में गैप आ गया है क्योंकि यहाँ पर नदियाँ प्रवाहित होती, या यह क्षेत्र जो है धंस गया है, धंस गया क्योंकि नदियों के प्रवाहित होने से, जिसकी वजह से धंस गया या अवतलित, अवतलित में होता है धंसना, अवतलित हो गया है इसे। और यहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक धारा भी प्रवाहित होती है, जिसकी वजह से इसके दोनों नदियाँ प्रवाहित होती है, जिसकी वजह से निक्षेपण भी हो गया है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर जो गैप बना उसे हम राजमहल गारो गैप या मालदा गैप कहते हैं। गारो ये शिलांग पठार की एक पहाड़ी है गारो, और ये राजमहल पठार है, इसलिए राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के नाम से भी जानते हैं इसे। चलिए, ये था इसका थोड़ा सा इसके पीछे का व्याख्या जो कि करना बहुत ज़रूरी था आपकी समझ के लिए। शिलांग पठार में 5 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पहली गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों मेघालय में स्थित हैं, मेघालय में स्थित है, अर्थात इनकी अवस्थिति मेघालय में है। दूसरे मिकिर और रेगमा, ये आपकी असम में स्थित है, यह असम में स्थित है। दूसरी चीज़, ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो स्थिति, ये पश्चिम, ये आपकी गारो है, ये खासी है, ये जयंतिया है। ये पश्चिम से पूर्व में अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए तो सबसे पहले गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। अगर पश्चिम से पूर्व पूछ लिया जाए, सॉरी पूर्व से पश्चिम, तो जयंतिया, खासी और गारो। दूसरी चीज़, मेघालय की राजधानी शिलांग जो है वो खासी पहाड़ी पर ही स्थित है, और शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है जो कि गारो पहाड़ी पर स्थित है। इसके यानी शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, नोकरेक, जो कि गारो पहाड़ी पर स्थित है। दूसरी चीज़, शिलांग अर्थात जो कि मेघालय की राजधानी है वो खासी पर स्थित है, और आपका जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है चेरापूंजी, वो भी आपका खासी पहाड़ी पर ही स्थित है। तो ये रहा आपका पलायतू विभाग के पठार में शिलांग का पठार। अगला है विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वह अर्थात उसका विस्तार मालवा पठार के दक्षिण में है, और मालवा पठार के दक्षिण में और नर्मदा नदी के या नर्मदा भ्रांति घाटी के उत्तर में है। हेडिंग, विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी का पहला पॉइंट, यह मालवा पठार के दक्षिण में तथा नर्मदा भ्रंश घाटी के उत्तर में स्थित है। विंध्य पर्वत का पूरी तरह से विस्तार मध्य प्रदेश में है। इसका विस्तार पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में है। इसे पूर्व में भांडेर पहाड़ी तथा कैमूर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। पूर्व में इसे भांडेर तथा कैमूर पहाड़ी के नाम से जानते हैं।
तथा कैमूर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी, जो कि मैं बात आपको बता चुका हूँ। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत और उसके दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी स्थित है। अगला हमारा है सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी हमारी अगली हेडिंग है, सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पर्वत भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत अर्थात सपोर्ट दैट, ये हमारा धरातल है या कोई पठार है, पर्वत है। इसके दो हिस्से, ये और ये ऊपर उठ गए और ये हिस्सा वैसे ही रह गया। दूसरी चीज, ये हमारा धरातल है, ये पर्वत पठार है। इसका मध्य वाला हिस्सा अवतलित हो गया या नीचे की ओर धंस गया। तो इस क्षेत्र को अर्थात इसके ये चीज ऊपर उठ गई, तो इसके जो बीच का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, या सपोज दैट थोड़ा मिस्टेक हो गया समझाने में, ये है और ये है। इसके बीच वाला हिस्सा ये ऊपर उठ गया और ये हिस्से वैसे ही रह गया। तो इधर से जो नदी बह रही, इधर से नदी बह रही, तो ये क्या है, ब्लॉक हो गया। ब्लॉक यानी चारों तरफ से रास्तों का बंद हो जाना। ठीक, तो इसके जाने का जो रास्ता बंद हो गया, इसको ब्लॉक पर्वत बोल देते हैं। ये दूसरा, इसमें यदि हम आए, जैसे इसका ये हिस्सा नीचे को धंस जाए या अवतलित हो जाए, ये हिस्सा अवतलित हो जाए, कोई नदी ऐसे प्रवाहित होने लगे, तो बीच का हिस्सा क्या है, ब्लॉक हो गया है। तो ऐसे स्थिति को हम ब्लॉक बोलते हैं। वो एक पर्वत है, वो पठार, इसलिए हम ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पठार बोल देते हैं। क्लियर। ब्लॉक को इंग्लिश में, ब्लॉक को हिंदी में, या सॉरी ब्लॉक इंग्लिश वर्ड है, इसको जो है जर्मन भाषा में हॉस्ट भी बोलते हैं। हॉस्ट, ये हॉस्ट, ये हॉस्ट भी बोलते हैं जर्मन भाषा में। ब्लॉक पर्वत दो भ्रंश घाटी के डेफिनेशन आप समझ लें, समझा तो दिया मैंने, लिखेंगे कैसे आप। दो भ्रंश घाटी के बीच के पर्वत को, दो भ्रंश घाटी के पर्वत के बीच को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक, आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिख लें। सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूर्व में 3 पहाड़ियों में विस्तृत है। पश्चिम से पूर्व में 3 पहाड़ियों में स्थित है। देखिए, पश्चिम से पूर्व में 3 पहाड़ियों में स्थित है। सबसे पश्चिमी को हम राजपीपला, मध्य को महादेव और दक्षिण सबसे पूर्वी को हम मैकाल पहाड़ी बोलते हैं। मैकाल पहाड़ी बोलते हैं। यह सबसे पश्चिमी पहाड़ी है, सबसे पश्चिमी पहाड़ी है। यह मध्य वाली पहाड़ी है, जैसा आप देख रहे हैं, मध्य पहाड़ी। और यह जो है सबसे पूर्वी पहाड़ी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। महादेव पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर ये महादेव पहाड़ी पर स्थित है। महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी जो कि सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। महाकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। ये अमरकंटक, ये यहाँ पर ये है आपकी अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ियाँ से दो नदियाँ नर्मदा और सोन निकलती हैं। यहाँ से नर्मदा, ये आपकी ये नर्मदा निकलती है और इसी से उत्तर की ओर प्रवाहित हो जाती है सोन, जो कि गंगा से सहायक नदी पर हो जाती है। ये आपकी नर्मदा, ये आपकी सोन। ये दो नदियाँ अक्सर पूछ जाता है कि नर्मदा या सोन नदी किस पहाड़ी से निकलती हैं, तो आपका आंसर होगा, आपका जवाब होगा अमरकंटक चोटी से। अगला, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी हिल स्टेशन धूपगढ़ पास के पास स्थित है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन वो मध्य प्रदेश में है। वो जो है धूपगढ़ चोटी के समीप स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में है। सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में इसका विस्तार है। ये रहा प्रायद्वीपीय पठार का अगला लेक्चर। अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, अर्थात महाप्रायद्वीपीय पठार से कम से कम 2 लेक्चर और आएंगे, 2 से 3, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप आगामी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। बिल्कुल, मतलब हर प्रकार से आप तैयार हो जाएं, क्योंकि आपकी आगामी समय में जो कि आगामी परीक्षाएं यूपीएसआई महत्वपूर्ण परीक्षा है, जो कि आपको एक जज्बा समाज में उठने बैठने का लायक बनाती है। दूसरी लेखपाल, जो कि राजस्व विभाग की एक अच्छी जॉब है और एक यूपीपीसीएस के थ्रू आती है, आरओ, एक बहुत ही अच्छी सम्मानीय जॉब है। समाज के लिए दृष्टिकोण से हाई है, बाकी आपके रुतबे को भी चौगुना बढ़ा देने वाली जॉब है। और हम तो ये कहते हैं कि जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन कंप्लीट हैं और 20 वर्ष के हो चुके हैं, 21 से स्टार्ट हो चुके हैं, वे इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि वो इसके योग्य हैं। 21 से 40 इसकी उम्र होती है। इससे रिलेटेड कौन सी वैकेंसी जाने वाली है, बहुत ही जल्द हम आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आएंगे कि आगामी परीक्षाओं की कौन कौन सी होने वाली है, उनकी तैयारी कैसे करें, उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनका वेतन क्या है, उनका कार्यकाल क्या है, उनका सिस्टम क्या है, चीज़ों को कैसे पढ़ें, उनसे संबंधित परीक्षाएं प्रश्न कैसे आते हैं। ये सब चीज़ें आपको हम एक लेक्चर लेके आएंगे बहुत जल्द, जो कि आपके परीक्षाओं की दृष्टि से, तैयारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आज के लिए बस इतना ही। मैं आज यहीं से विराम लेता हूँ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।